हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी बड़ी क्लासिक है। दो दुश्मन कंट्री के सोल्जर क्या अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? क्या ये दोस्ती गुनाह है? ये मूवी आपको जरूर रुलाएगी और सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या दुश्मनी ही सच्चाई है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैनमुनजोम नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे बसा एक गांव है जिसे इन दो देशों की बॉर्डर भी कहा जाता है। दोनों बॉर्डर के बीच एक ब्रिज है जिसे ब्रिज ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है, क्योंकि जो भी वह ब्रिज क्रॉस करके दूसरी ओर गया है वह जिंदा वापस नहीं लौटा। ब्रिज की दोनों ओर नॉर्थ और साउथ कोरिया की मिलिट्री पोस्ट है, यानी कैंटोनमेंट है, जहां से दोनों के सोल्जर्स एक दूसरे की मूवमेंट पे नजर रखते हैं। तो ऐसी ही एक बरसाती रात नॉर्थ कोरिया के पोस्ट में फायरिंग होती है, जिससे दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आते हैं और युद्धजन्य स्थिति पैदा हो जाती है। इन दोनों के फायरिंग के बीच साउथ कोरिया का एक सार्जेंट बियॉन अपने आप को बचाते हुए कैसे कैसे ब्रिज के बीच आके बेहोश होता है, उसे बचाया जाता है। तो अब इस टेंशन पे सॉल्यूशन निकालने के लिए स्विट्जरलैंड की शांति सेना को अप्रोच किया जाता है, जिसे न्यूट्रल नेशन सुपरवाइजरी कमीशन कहा जाता है। फायरिंग की असली वजह क्या है, किसकी गलती है, इसकी तहकीकात करने के लिए स्विस कमीशन की तरफ से सोफी को अपॉइंट किया जाता है, जो मिलिट्री लॉ की ग्रेजुएट है। सोफी के डैडी कोरियन है तो माँ स्विस है। कमीशन का ब्रिगेडियर सोफी को बताता है कि अगर इस केस को सॉल्व नहीं किया तो दोनों देशों के बीच का तनाव युद्ध में बदल सकता है। दोनों देश एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। तो सोफी उस रात नॉर्थ कोरिया से भागे हुए साउथ कोरिया के सार्जेंट बियॉन से मिलती है। बियॉन शॉक में है। साउथ कोरिया का मार्शल सोफी को बताता है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर ने बियॉन को किडनैप किया था और इल्जाम लगाया कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस करके उनके यहाँ आया। मार्शल सोफी को धमकाता है कि फैसला उनके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया की नज़र में दो ही लोग मायने रखते हैं, या तो दोस्त या दुश्मन। शॉक में होने की वजह से बियॉन सोफी से बात नहीं करता। सोफी बियॉन का स्टेटमेंट पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा होता है उस रात टॉयलेट करने वो बाहर झाड़ी में आया तो उसे नॉर्थ कोरियन सोल्जर बेहोश करके अपनी चेक पोस्ट लेके गए। अपने हाथ की रस्सी खोल के वह उन्हें शूट करके वहां से भागा। तभी दोनों देशों की आर्मी आ गई और उनमें गन फायरिंग शुरू हुई। उसे बचाया गया। अब सोफी क्राइम लोकेशन यानी पैनमुनजोम जाती है। उस रात गन फायरिंग के वक्त बियॉन के साथ नॉर्थ कोरियन सार्जेंट केओंग, लेफ्टिनेंट चोई और सोल्जर जुंग भी थे, जिसमें चोई और जुंग की मौत हो गई है तो केओंग हॉस्पिटल में घायल है। सोफी को वहाँ एक लड़की का फोटो और जुंग की स्केचबुक मिलती है। तो अब केओंग को मिलने सोफी हॉस्पिटल जाती है। केओंग सोफी से कहता है कि उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, ये तो कुछ नहीं। मगर केओंग सोफी को उस रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। सोफी केओंग का स्टेटमेंट पढ़ती है। उसमें उसने लिखा होता है उस रात मिलिट्री पोस्ट में वह, चोई और जुंग थे कि तभी अचानक वहाँ बियॉन आया और उसने हमला किया। बियॉन की गन फायरिंग में चोई और जुंग दोनों वहीं पे मर गए तो वह घायल हुआ। जाते जाते उसने बियॉन के पैर पे गोली चला के उसे घायल किया। तभी दोनों साइड की आर्मी आई और गन फायरिंग शुरू हुई। अब सोफी मॉर्ग जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि लेफ्टिनेंट चोई को 2 गोली लगी है, एक सीने में दाई और तो दूसरी सर के बीचों बीच, जिसने उसकी जान ली। दोनों गोलियां नजदीक से चलाई गई है तो जूंग को 7 गोलियां मारी गई है। उस रात इंसिडेंट के वक्त सार्जेंट नैम भी बियॉन के साथ ड्यूटी पे था। नैम बताता है कि बियॉन टॉयलेट करने बाहर गया था। तो 2 तरह के 2 स्टेटमेंट सोफी के सामने आते हैं। कौन सच है कौन झूठा पता नहीं चलता, मगर सोफी को पता चलता है कि बियॉन के गन में इंसिडेंट के बाद 5 गोलियां रह गई थी और दोनों डेड बॉडीज में 9 गोलियां पाई गई और एक केओंग के हाथ पे लगी। मतलब टोटल मिला के 10 गोलियां और गन में 16 गोलियां लोड की जा सकती है। तो एक गोली कहाँ गई? सोफी को बताया जाता है कि बियॉन बिजली की तेजी से गन फायर कर सकता है, उसका निशाना भी अचूक है। सोफी बियॉन से पूछती है कि तुम जैसा निशानेबाज जो एक गोली में किसी को भी मार सकता है, उसने जूंग पे 7 गोलियां क्यों चलाई? बियॉन उसे बताता है कि दुश्मनी की भावना से उसने वह किया। अब सोफी बियॉन की गर्लफ्रेंड सुजिन से मिलती है तो उसे पता चलता है सार्जेंट नैम सुजिन का भाई है। नैम और बियॉन बचपन के दोस्त है। वह सुन के सोफी शॉक होती है। बचपन के दोस्त है मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज होंगे। सोफी अपने असिस्टेंट से कहती है कि क्राइम लोकेशन पे 10 गोलियां मिली, 11 चली, एक मिसिंग है। शायद कोई उस गोली को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसी गोली के साथ राज छुपा हुआ है। शायद क्राइम सीन पे इन चारों के अलावा कोई 5वां भी था। सोफी बियॉन से पूछती है कि क्या उस रात नैम भी तुम्हारे साथ था, क्योंकि जिस गन से चोई और जुंग की मौत हुई वह गन नैम की थी। तुम्हारी गन नैम के पास थी। नैम के स्टेटमेंट के हिसाब से उसने मिलिट्री पोस्ट से एक गोली चलाई और गन लॉक हुई, मगर जब उस गन को लैब में चेक किया गया तो उसमें खून के धब्बे पाए गए।
पोस्ट से चलाई गई गन पे जूंग के खून के धब्बे कैसे आए। सोफी समझ जाती है कि बियॉन और नैम दोनों कुछ छुपा रहे हैं। नैम को धमकी दी जाती है कि उसकी लाई डिटेक्टर टेस्ट की जाएगी, जिससे डर के नैम गन से सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर उसमें बुलेट नहीं होती तो वो विंडो से नीचे कूद जाता है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें कुछ कोरियन सोल्जर चोरी छुपे नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पार जाके उनके चेक पॉइंट डिटेक्ट कर रहे हैं, मगर टॉयलेट करने के चक्कर में बियॉन पीछे रह जाता है कि तभी उसका पैर लैंड माइन की तार में अटक जाता है। पैर हिलाया तो माइन फट जाएगा। अब वो उस हालत में स्ट्रगल कर रहा होता है कि तभी उसके सामने नॉर्थ कोरिया का सोल्जर जूंग आता है। बियॉन उस पर गन तान देता है तो पीछे से केओंग आके उसे दबोच लेता है। बियॉन केओंग से कहता है कि उसका पैर माइन पे है, अगर वो थोड़ा भी हिला दोनों मर जाएंगे। तो अब केओंग और जूंग दोनों बियॉन को उसी हालत में छोड़ के जाने लगते हैं। तो अब बियॉन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम वो उसे बचा के तो जाए। अब जब बियॉन रोने लगता है तो केओंग तार काट के उसे बचाता है। यहाँ पता चलता है कि भले दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हो, मगर बॉर्डर पे ये सोल्जर्स आपस में भाईचारा बना के रखे हुए हैं। जान बचाने का एहसास बियॉन को है तो वह एक रात सिगरेट्स के कुछ पैकेट्स रस्सी से बांध के केओंग के मिलिट्री पोस्ट की तरफ उछालता है, जिसमें उसने थैंक्स लिखा होता है। तो उसके बदले केओंग सॉन्ग्स की टेप बियॉन की पोस्ट की तरफ फेंकता है। दोनों में अजीब दोस्ती का रिश्ता शुरू होता है। एक रात डेयरिंग करके बियॉन नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री रूम में पहुंच जाता है। उसे देखते ही केओंग और जुंग दोनों उसकी तरफ गन तान देते हैं। बियॉन को वहां देख के जुंग तो पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये बात सीनियर्स को पता चली तो मौत पक्की। फिर भी केओंग और जुंग बियॉन से दोस्ती कर लेते हैं। बंकर में बैठ के तीनों वाइन पीने लगते हैं। जुंग और केओंग बियॉन से कहते हैं कि अगर तुम लोग अमेरिका का पल्लू छोड़ दो तो हम दोनों देश फिर से मिल सकते हैं। हमारी दोस्ती के बीच अमेरिका आ रहा है। बियॉन केओंग से कहता है कि वह बिजली की तेजी से गन चला सकता है। तो अब केओंग उससे कहता है कि गन चलाने के लिए तेजी की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। किसी को मारने के लिए जिगर होना चाहिए। बियॉन उससे कहता है कि अगर तुम में इतना जिगर है तो बॉर्डर पे वॉचमैन गिरी क्यों कर रहे हो। केओंग उससे कहता है वॉचमैन हूँ, मगर तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ। उस दिन माइन में अटके तो रोने लगे। तो इसी नोक-झोंक के साथ इनकी अजीब दोस्ती शुरू होती है। केओंग का सिगरेट का शौक देखते हुए बियॉन एक दिन उसे जिप्पो लाइटर गिफ्ट करता है। अमेरिकन चीजें नॉर्थ कोरिया में बैन है। वो महंगा लाइटर देख के केओंग बहुत खुश होता है। केओंग को गिफ्ट मिला मगर मुझे नहीं मिला, ये सोच के जुंग बहुत नाराज होता है। तो अब बियॉन उसे अमेरिकन एडल्ट मैगजीन देता है। ये तीनों खुशी के पल गुजार रहे होते हैं कि तभी बंकर के बाहर लेफ्टिनेंट चोई आता है, जो केओंग पे काफी नाराज होता है। चोई एक कट्टर नॉर्थ कोरियन है। उसे नहीं पता होता कि बंकर में उनकी दुश्मन कंट्री का सोल्जर छुपा है। एक दिन नैम बियॉन से कहता है कि तुम्हारी तो 2 महीने के बाद दूसरी जगह पोस्टिंग होने वाली है, मगर मुझे तो यहाँ अकेली जिंदगी गुजारनी है। बियॉन को लगता है कि अगर नैम को अपने नॉर्थ कोरियन दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस किया तो उसका अकेलापन दूर होगा। तो रात को वह उसे लेके बॉर्डर पार करके नॉर्थ कोरियन चेक पोस्ट ले जाता है। उसे केओंग और जुंग से मिलवाता है। पहले तो नैम इस बात से पूरी तरह डर जाता है। जानी दुश्मनों से दोस्ती करना ये वो सोच भी नहीं सकता था, मगर केओंग बड़े दिल से उसे गले लगाता है। नैम को लगता है कि दुश्मनों से दोस्ती करके वो कहीं अपने देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे। बियॉन उसे समझाता है ये देश, बॉर्डर सब हम लोगों ने बनाए हैं, वरना बॉर्डर के उस पार भी हमारे जैसे ही इंसान है। हम सोल्जर है, किलर नहीं। युद्ध के वक्त युद्ध होगा, बाकी वक्त हम दुश्मन नहीं। एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा तो कौन सा गुनाह किया। हम उन्हें हमारे मिलिट्री सीक्रेट तो नहीं बेच रहे। हम तो मामूली सोल्जर्स है, मगर हर सोल्जर पहले इंसान होता है। तो अब इन चारों की मंडली जम जाती है। हर रात नॉर्थ कोरियन पोस्ट में जाके साथ में खेलना आम हो जाता है। चारों एक दूसरे से अपने फैमिली की कहानी शेयर करते हैं। बियॉन अपनी गर्लफ्रेंड सुजिन की फोटो उन्हें दिखाता है। हर महीने के पहले दिन DMZ लाइन पे दोनों देश एक दूसरे के सामने सलामी देते हैं, जैसे हमारे यहाँ वाघा बॉर्डर पे होता है। तो एक दिन बियॉन और जुंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर थूक के वह अपनी नफरत जाहिर करते हैं, मगर वह झूठी नफरत होती है। अंदर से अब इन चारों के बीच भाईचारा बन गया है। अब वह एक दूसरे को दोस्त नहीं भाई कह के बुलाते हैं। केओंग की तो एक ही तमन्ना है कि नॉर्थ कोरिया में भी चोकोपाई बने। एक दिन बियॉन केओंग से कहता है कि कभी कभी हमारे पोस्ट पे भी आया करो। केओंग उससे कहता है उसके सीनियर बहुत कट्टर है, अगर उन्हें पता चला तो वो उसे गोली मार देंगे। नॉर्थ कोरिया में जेल नहीं होती, सिर्फ मौत होती है। चारों अपनी इस दोस्ती से खुश है। अब उन्हें अपने अकेलेपन से छुटकारा मिल चुका है। नैम जुंग को शू पॉलिश देता है, जो देख के जुंग इम्प्रेस होता है। एक रात किसी सेंसिटिव बात पे दोनों देशों के सोल्जर आमने सामने आते हैं। बियॉन और नैम ये सोच के डिप्रेस होते हैं कि क्या उन्हें अपने दोस्तों पे गोली चलानी पड़ेगी।
नॉर्थ कोरिया अपने लैंड माइंस की टेस्ट कर रहा होता है तो युद्ध टल जाता है, मगर इस बात पे बियॉन और नैम के दिल में ख्याल आता है कि अब उन्हें केयोंग और जुंग से मिलना बंद कर देना चाहिए। तो वह फैसला करते हैं कि 1 नवंबर को जुंग का बर्थडे है। उस रात आखिरी बार वह केयोंग और जुंग से मिलेंगे और उन्हें गुड बाय करेंगे। और वैसे भी अगले हफ्ते बियॉन की कई और पोस्टिंग होने वाली है। बर्थडे की रात जुंग और केयोंग बेसब्री से बियॉन और नैम का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा। रात को चारों मिलते हैं। केयोंग बियॉन से कहता है कि उनकी दुश्मनी साउथ कोरिया से नहीं, अमेरिका से है, जो साउथ को फुसला रहा है। नैम उनसे कहता है तुम न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करो, हम अमेरिका को छोड़ देंगे। अब युद्ध की बातें छोड़ के सब जुंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। फोटो निकाली जाती है। जब जाने का वक्त होता है तो नैम जुंग के शूज को पॉलिश करता है। चारों इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। नैम जुंग को ब्रश और पेंट गिफ्ट करता है। वह देख के जुंग की आंखें भर आती है। अब जब नैम जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो बाहर लेफ्टिनेंट चोई होता है। चोई को देख के नैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। नैम अभी भी जिंदा होता है। जिसने सुसाइड की कोशिश की है उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस वाकया से बियॉन सोफी पे बहुत गुस्सा होता है और उस पर अटैक करता है। सोफी को लगता है इस मैटर में कोई गहराई है जिसे वो मिस कर रही है। अब सोफी बियॉन और केयोंग दोनों को आमने सामने बिठाती है ताकि सच्चाई सामने आए। केयोंग और बियॉन दोनों एक दूसरे को देख के निशब्द हो जाते हैं। सोफी उन्हें बताती है कि उन दोनों के स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मगर 1 नवंबर को इंसिडेंट तो एक ही हुआ है। तो अब सोफी मॉडल के जरिए उस रात के सिचुएशन को उनके सामने रखती है। वो बताती है आप दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से नॉर्थ कोरियन पोस्ट में उस रात 4 लोग थे, केयोंग, बियॉन, जुंग और लेफ्टिनेंट चोई, जिनमें से बियॉन की अटैक में जुंग और चोई मारे गए। नैम साउथ कोरियन पोस्ट में पहरा दे रहा था। अगर ऐसा है तो उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? जब केयोंग नैम के सुसाइड की वीडियो देखता है तो वो शॉक होता है, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं होता। सोफी केयोंग को बताती है कि सबूत यही दर्शा रहे हैं कि उस रात नैम भी नॉर्थ पोस्ट में था। उसकी बातें सुनकर बियॉन टूट जाता है। इमोशनल होके बियॉन के मुंह से उनकी दोस्ती की बात ना निकले, इस डर से केयोंग सिचुएशन संभालने के लिए अपने देशभक्ति का झूठा नारा लगाता है ताकि सामने खड़े सीनियर्स को उस पर शक ना हो। वो बियॉन पे अटैक करता है। बियॉन भी केयोंग के इमोशंस को समझ जाता है। झूठी दुश्मनी की आड़ दोनों अपनी सच्ची दोस्ती छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका वह झूठ सोफी की नज़र से नहीं छुपता। यहाँ स्विस ब्रिगेडियर को पता चलता है कि सोफी के पिता नॉर्थ कोरिया से भागे क्रांतिकारी थे। तो अब वो सोफी को केस से हटाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है सोफी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, जिससे सोफी डिप्रेस होती है। जाने के पहले वो आखिरी बार बियॉन से मिलती है। बियॉन जान गया है कि सोफी के पिता नॉर्थ कोरियन थे। सोफी उससे पूछती है कि क्या अब तुम्हारी नज़र में मैं दुश्मन हूँ? बियॉन उससे कहता है नहीं, तुम दोस्त हो। अब सोफी अपनी उस रात की थियरी बियॉन के सामने रखती है। वो बियॉन से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की स्केच मुझे जूंग की स्केच बुक में मिली। जूंग के पास सुजिन का फोटो भी मिला, और उस रात जो 11वीं बुलेट मिसिंग थी वह नैम की गन की थी, जो उसमें लॉक हो गई थी। नैम को बचाने के लिए केयोंग ने वो बुलेट कहीं फेंक दी, जिससे पता चलता है कि तुम चारों में दोस्ती थी, उसकी वजह से तुम एक दूसरे को बचा रहे थे। सोफी बियॉन से कहती है कि वो उस रात की सच्चाई उसके मुंह से सुनना चाहती है। बियॉन उससे कहता है कि अगर मैं सच कहूँगा तो मेरे साथ सिर्फ नैम नहीं, केयोंग भी मुसीबत में पड़ सकता है और नॉर्थ कोरियन मिलिट्री उसे मार देगी। बियॉन बताता है उस रात बर्थडे पार्टी के बाद नैम ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे में लेफ्टिनेंट चोई था। हमें वहां देख के वो पूरी तरह शॉक हुआ। सिचुएशन देख के हम दोनों ने एक दूसरे पे गन तान दी। केयोंग चोई को समझाने की कोशिश करने लगा, मगर चोई समझ गया था हम दोस्त बन के पार्टी करते हैं। ये बात वो हजम नहीं कर पाया। केयोंग ने चोई से प्रॉमिस किया कि वो सब संभाल लेगा, मगर चोई कुछ समझने को तैयार नहीं था। उसने केयोंग और जूंग को हमें अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। डर के मारे जूंग ने भी अपनी गन हमारी ओर बढ़ाई। केयोंग चाहता था कि बैठ के इस मसले को सुलझाया जाए, मगर मैं जान गया था चोई भरोसेमंद नहीं है। मौका मिलते ही वो मुझे और नैम को मार देगा। उस एक पल में हमारी बनी बनाई दोस्ती दाव पे लग गई। केयोंग के कहने पे हम दोनों ने गन तो नीचे कर ली, मगर पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास बन गया था वो खत्म हुआ था। चोई ने मौका देख के रेडियो ट्रांसमीटर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो नैम ने उसे शूट कर दिया। वह देख के जूंग ने नैम की ओर गन बढ़ाई तो नैम ने उसे भी शूट कर दिया। मैंने केयोंग को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाया, मगर बुलेट लॉक हो गई। केयोंग बच गया। मरने के पहले जूंग ने मेरे पैरों पे गोली चलाई तो नैम ने जूंग को गोलियों से छलनी किया। केयोंग ने मेरे हाथ से गन लेके चोई को शूट किया। अटैक का बनाव करने के लिए गन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स लगाए।
नैम को इस हादसे से अलग रखने का फैसला हमने लिया। केओंग ने हमसे कहा कि अगर कोई पूछे तो हमको यही कहना है कि मुझे किडनैप किया गया था। इस सब में नैम का नाम नहीं लिया जाएगा। जाते वक्त उसने मुझे एक गोली उसके कंधे पे चलाने कही ताकि किसी को शक न हो। एक सच्ची दोस्ती की उस रात मौत हो गई। रेडियो संदेश मिलते ही दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आई। गन फायरिंग शुरू हुई। मगर सबसे दुख की बात तो ये थी, इस बार युद्ध की वजह दुश्मनी नहीं दोस्ती थी। बेचारा जुंग उसके बर्थडे के दिन मर गया। अब सोफी केओंग से मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे बियॉन को कुछ मैसेज देना है। केओंग वो जिप्पो लाइटर बियॉन को वापस करने बोलता है जो बियॉन ने उसे गिफ्ट दिया था। दोस्ती का मुआवजा दोनों ने चुकाया था। अब जाते वक्त सोफी बियॉन से कहती है कि एक ही बात उसे खटक रही है। तुम्हारे कहने के हिसाब से उस रात जूंग को नैम ने मारा, मगर केओंग के कहने के हिसाब से जूंग को तुमने मारा, तो ये झूठ क्यों? बियॉन जवाब नहीं देता। अब जब बियॉन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तो वह उस खून के धब्बे के पास रुक जाता है जहाँ नैम ने कूद कर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसे अपने अपराधी होने का एहसास होता है। उसकी वजह से जूंग की मौत हुई थी तो नैम कोमा में चला गया था। वह अपने कलीग से गन छीनता है और सुसाइड करता है। अब उस रात की सच्चाई हमारे सामने आती है। जूंग को बियॉन ने ही मारा होता है। इस झूठ का बोझ वह जिंदगी भर नहीं उठाना चाहता था। दूर खड़ी सोफी देखती रह जाती है। इस ट्रेजेडी के साथ मूवी खत्म होती है। कभी कभी दोस्ती भी गुनाह हो जाती है और उसे छुपाने के लिए दोस्तों की ही बलि देनी पड़ती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि नई नई मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।